हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल मतलब बना क्यों है और इसका हिस्ट्री क्या है। तो पीरियोडिक टेबल इसलिए बना क्योंकि समय के साथ अनेक तत्वों की खोज होती गई। अनेक केमिस्ट अनेक नए नए तत्वों की खोज करते गए। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसको एक टेबल के रूप में प्रदर्शित करें, इसलिए इस पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है। पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री को अगर आप जानेंगे तो मैंने एक अपने नोट्स में भी लिखा है इसके बारे में। मुख्य रूप से 5 ही ऐसे मतलब कि केमिस्ट से जिनको मेन माना गया। तो पीरियोडिक टेबल के आप अगर हिस्ट्री जानेंगे तो यहाँ पे मुख्य रूप से 5 ही केमिस्ट थे जो मेन है। मतलब और भी सारे केमिस्ट लोग अपने अपने नियम दिए, लेकिन 5 जो थे इनका मेन माना जाता है। इन्होंने कुछ खास दिया था। तो पहला आते हैं लिवासिए। लिवासिए का खास ये था कि इन्होंने सर्वप्रथम बार बताया कि प्रकृति में जो एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जो कि जैसे कि अधातु और मतलब अधातु और धातु। मतलब लिवासी ने ये बताया कि प्रकृति में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम सिर्फ 2 भागों में बांट सकते हैं, धातु और अधातु में। जबकि ये लिवासी का जो नियम था ये गलत हुआ उपधातु की खोज के बाद। जब उपधातु की खोज हो गई तो इन्होंने बता ही नहीं पाया मतलब उपधातु क्या है, कैसे आया, ये सब कुछ नहीं बता पाया इन्होंने, इसलिए इनके नियम को रॉन्ग कर दिया गया। उसके आते हैं डोब्राइनर का त्रिक सिद्धांत। डोब्राइनर जो आते हैं इन्होंने अपना त्रिक सिद्धांत दिया था। इनका त्रिक सिद्धांत ये था कि पहली बात हम जान लेंगे कि ये जो पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री है इसमें इन लोग का गलत इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में इन्होंने तो धातु अधातु में ही बांटा था। इसके डोब्राइनर आए, न्यूलैंड आए, लोथर आए, मेंडलीफ ने स्टार्टिंग में इनकी जो आवाज सारणी थी, मूल आवाज सारणी, इन्होंने क्या किया था, तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए मतलब परमाणु भार को इन्होंने इसका मेन प्रॉपर्टी मान लिया था, इसलिए इनके नियम गलत होते गए। जो कि हम जानते हैं कि किसी भी तत्व का मेन प्रॉपर्टी जो होता है वो उसका मतलब कि परमाणु क्रमांक होता है, ना कि परमाणु भार होता है। इन्होंने बताया था मतलब इन लोगों के जितने 4 बचे इन लोगों में सभी ने ये बोला कि अगर जितने भी तत्व हैं उनकी मेन प्रॉपर्टी उनकी परमाणु भार है, इसीलिए इन लोग का नियम गलत होता गया। परमाणु भार को मेन प्रॉपर्टी के रूप में बोलने का मतलब ये है कि मतलब अगर हम तत्वों को उनके जैसे परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो वो अगर हम जैसे एक टेबल के रूप में बनाना चाहते हैं, इन्होंने ये सोचा कि इतने सारे तत्व ज्ञात हो रहे हैं जब, तो क्यों ना हम इनको एक टेबल के रूप में प्रस्तुत करें। तो इन्होंने जब टेबल के रूप में प्रस्तुत करना चाहते तो परमाणु भार को मेन मान लिया, और परमाणु भार के रूप में जब प्रस्तुत करने लगे तो कुछ तत्व जैसे कि इनका ले लीजिए आप त्रिक सिद्धांत, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम त्रिक सिद्धांत का ही लेते हैं। तो त्रिक सिद्धांत जो था डोब्राइनर का था। तो इन्होंने बोला कि अगर तत्वों को उनके परमाणु क्रम मतलब कि भार के बढ़ते हुए क्रम में रख दे, मान लीजिए सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनको मान लीजिए हम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे हैं और इनका होता है 22 दशमलव समथिंग होता है, मैं समथिंग लिख नहीं रही हूँ, 22 मान लीजिए मैं लिख रही हूँ, और मैग्नीशियम का होता है 24, एल्यूमिनियम का होता है 26। तो इन्होंने बोला कि पहला मतलब अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है तो इसलिए इन्होंने डिवाइड किया। जितने भी मतलब केमिस्ट थे इन्होंने सिर्फ इसलिए डिवाइड कर रहे थे, ये सब दे रहे थे परमाणु भार या परमाणु क्रमांक, कि हम लोग ऐसा एक टेबल बना लें जिसमें एक टेबल में जितने भी तत्व मतलब उपस्थित हों सबकी प्रॉपर्टी एक हो। इतने ढेर सारे तत्व हो गए हैं तो एक टेबल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, ये लोग ये चाहते थे। और एक टेबल के रूप में मान लीजिए इन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि अगर हम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं तो पहला और तीसरा जो आएगा इसका अगर हम औसत निकाल लेते हैं तो बीच वाले के बराबर आएगा। आप ऐसा देख भी सकते हो कि 22 है और 26 है, इसका औसत अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा 48/2 आएगा, 24 ही आएगा, जो कि यहाँ पे 24 है। तो इन्होंने बोला कि देखिए अब पहले और तीसरे का मतलब जो औसत निकाल रहे परमाणु भार का वो बीच वाले के बराबर आ रहा है। तो ऐसा डोब्राइनर का था। लेकिन अन्य ऐसे तत्व भी ज्ञात हुए जिनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया लेकिन इसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनका गलत हो गया। डोब्राइनर का त्रिक सिद्धांत गलत हो गया इसीलिए कि अन्य तत्व ज्ञात हो गए जो कि इसको मतलब इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड ने बताया था कि जिस तरीके से संगीत में सारे गामा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि सारे गामा पद निसा होता है, जैसे पहला सा था लास्ट में सा आया तो सा मैच कर रहा है, उसी तरीके से अगर हम परमाणु तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख दें तो पहले तत्व की प्रॉपर्टी 8वें तत्व की प्रॉपर्टी से मैच करेगी। वो केमिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो पहले 8वें का मैच करेगा, जो कि कुछ तत्व ही फॉलो कर पाए। मतलब कि कुछ तत्व ही थे जिनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, ऐसा फॉलो कर रहे थे। अनेक ऐसे तत्व भी आए जिनको ऐसा देखा गया उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाई गई। तो इस तरीके से न्यूलैंड का भी गलत हो गया, डोब्राइनर का भी गलत हो गया। फिर लोथर मेयर का आया।
अगर आप लोथर मेयर की बात करते हैं तो इनका बोला जा सकता है कि इन्होंने बहुत ही अच्छा ग्राफ बनाया था लोथर मेयर ने। इन्होंने परमाणु आयतन और परमाणु भार इन दोनों के मध्य में एक ग्राफ खींचा था। इस ग्राफ को आप मेरी नोट्स में देख सकते हैं। इन्होंने ग्राफ इस तरीके से बनाया था, परमाणु आयतन लिया था और परमाणु भार लिया था। इन्होंने ग्राफ बनाया था। इसमें इन्होंने सही बताया था, लेकिन इनको इसलिए नहीं माना जाता इस समय, वर्तमान समय में इनका इसलिए नहीं लिया गया या फिर इसको और विकसित नहीं किया गया, क्योंकि कहीं भी अगर हम टेबल को एक रखें तो वो ज़्यादा सुव्यवस्थित रहता है। बजाय अगर हम आप एक ग्राफ बनाते हैं, वो लाइनिंग रहेगी, लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम होगी, समझने में प्रॉब्लम होगी, याद करने में प्रॉब्लम होगी। और अगर हम टेबल बनाते हैं तो एक लाइन में रहेगा, हाँ क्या लिखा है, कैसे लिखा, वो पढ़ पाएंगे आसानी से। इसलिए लोथर मेयर का गलत हुआ। अगर लोथर मेयर की बात की जाए तो इन्होंने बहुत अच्छा बताया था। इन्होंने परमाणु आयतन परमाणु भार में एक ग्राफ खींचा। इन्होंने बताया कि अगर आप आरोही क्रम में चलते हो, मतलब कि स्टार्टिंग में आप लेते हो तो यहाँ पे क्षारीय धातुएं पाई जाती हैं। ऐसे ग्राफ खींचा इन्होंने, मतलब बता दिए हमने परमाणु आयतन परमाणु भार में। स्टार्टिंग में जो आते हैं वो क्षारीय धातुएं होती हैं, और जबकि आप अवरोही क्रम में आते हो, मतलब उतरते हो ग्राफ में, ऐसे ढलान जो बनता है, ढलान साइड में आते हो तो यहाँ पे क्षारीय मृदा धातुएं पाई जाती हैं, यहाँ पे क्षारीय धातुएं पाई जाती हैं। और उतरते समय ही आरोही क्रम में ही यहाँ पे हैलोजन भी पाया जाता है। जबकि सबसे निचले स्तर पे जो पॉइंट नीचे यहाँ पे संक्रमण धातुएं जो कि डी ब्लॉक में आती हैं, आप बोल सकते हो संक्रमण धातुएं, जैसे Fe मैंने लिखा भी है, FeCu, Au, Ag, ये सब जो है वो निचले स्तर में आती हैं, यहाँ नीचे आती हैं। आप जान चुके हैं, अब क्षारीय धातुएं यहाँ आती हैं, क्षारीय मृदा धातुएं यहाँ आती हैं, हैलोजन भी स्टार्टिंग में ही रहता है, संक्रमण धातुएं यहाँ आती हैं नीचे। इसलिए लोथर मेयर ने तो अच्छा दिया था, मैंने रीज़न भी बता चुका कि ये ग्राफ के बजाय अगर हम टेबल में इसको इन्होंने बताया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने तत्वों को, उनके परमाणु भारों में बहुत ही प्रॉपर्टी को इन्होंने बता दिया कि इससे मैच करेगा। प्रॉपर्टी तो मैच कर रही थी, प्रॉफिट भी थे, लेकिन ग्राफ की वजह से इनका कैंसिल हो गया। उसके बाद अगर आप आते हैं तो मेंडलीफ का बात करते हैं। मेंडलीफ में अगर आप देखेंगे तो मेंडलीफ ने भी आवर्त सारणी दिया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी थी, लेकिन बताया मैंने कि इन लोगों ने गलती ये की थी, इन्होंने परमाणु भार को ही मेन मान लिया था, परमाणु क्रमांक पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे ये लोग। मेंडलीफ ने भी स्टार्टिंग में इनकी जो मूल आवर्त सारणी है उसमें इन्होंने परमाणु भार को ही मेन मान के बताया था। मेंडलीफ की अगर आप मूल आवर्त सारणी की बात करते हैं तो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी आप देख सकते हैं। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी ये रही, और इसमें देखिए आप यहाँ पे ये वर्ग होते हैं, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया है कि यहाँ पे ये जो होते हैं ऊर्ध्वाधर, ये वर्ग होते हैं, और जबकि लेफ़्ट से राइट आप जो चलते हैं ऐसे क्षैतिज, वो मेरे आवर्त होते हैं। तो मूल आवर्त सारणी जो थी मेंडलीफ की, उसमें 12 आवर्त थे और 8 वर्ग थे। फिर इसमें इन्होंने इसकी प्रॉफिट पहले आप देख लीजिए। मेंडलीफ ने जो मूल आवर्त सारणी दी थी ये तो गलत थे, क्योंकि ये भी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए हैं, जिसको बहुत सारे तत्व बाद में फॉलो नहीं किए हैं। लेकिन इन्होंने प्रॉफिट ये हुआ कि ये डैश छोड़ दिए थे। इन्होंने अनुमान लगाया था कि नए तत्वों की भी खोज की जा सकती है, जो कि बेरिलियम, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम से ये इनकी प्रॉपर्टी मैच करेगी कि ऐसा तत्व है भी। इस तरीके से इन्होंने मतलब कि हिंट की तरह अन्य मतलब कि केमिस्ट को दे दिया, इससे अनेक नए तत्वों की खोज हुई। लेकिन ये गलत हुआ, क्योंकि इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में ही तो रखा था। यहाँ पे अगर आप याद करना चाहते हैं तो ये याद कर सकते हैं कि मूल आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त है। यहाँ पे 8 वर्ग हैं और 12 आवर्त हैं, मतलब 12 आवर्त ऐसे आवर्त होते हैं, और जो ऐसे आप ऊर्ध्वाधर लेते हैं ये वर्ग होते हैं। उसके बाद आप आ सकते हैं कि मेंडलीफ के प्रॉफिट को मैंने बता दिया कि नए तत्वों की खोज हुई थी इनके मतलब नियम से। उसके बाद आप आते हैं संशोधित आवर्त सारणी में। संशोधित में भी इन्होंने देखिए, इसके बाद जो वर्तमान समय है, इसके बाद ही एक वर्तमान समय में आया था ये संशोधित आवर्त सारणी मेंडलीफ की। मेंडलीफ में संशोधित आवर्त सारणी में भी 8 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि प्रत्येक वर्ग, मतलब वर्तमान समय में इन्होंने तो 8 ही वर्ग बनाए थे, 8, और मान लीजिए 0 वर्ग अलग से बनाया था। वर्तमान समय में मेरे पास जो मेरी पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं, और जबकि यहाँ पे 8 ही वर्ग हैं, और जो कि वर्तमान समय में 18 वर्ग ज्ञात थे। गलती ये हुई कि इन्होंने ए बी करके मतलब वर्गों को डिवाइड किया था, और जो कि बाद में ये भी गलत हुआ था। मतलब बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो कि एक दूसरे से प्रॉपर्टी मैच नहीं करते थे, पर इसी के मतलब इन मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी में ही मैंने विकर्ण संबंध पाया था, और संक्रमण धातुएं जो भी थी, अन्य सारे प्रॉपर्टी भी पाया। आप लोग मेंडलीफ की मतलब संशोधित आवर्त सारणी में आप देख सकते हो कि यहाँ पे विकर्ण संबंध भी लिखा है, निरूपक तत्व किसे कहते हैं ये लिखा है, और सेतु तत्व के बारे में भी आप पढ़ सकते हो।
मेंडलीव की मूल आवाज सारणी आई थी, उसके बाद संशोधित आवाज सारणी आई, उसके बाद दीर्घाकार आवाज सारणी आई थी, जिसको मोस्ले ने बताया था। इन्होंने सबसे मतलब कि अधिक प्रयास किया था। इन्होंने सबसे अच्छा पीरियोडिक टेबल बनाया, जो कि अभी भी वर्तमान समय में भी लागू होती है, हर जगह यही है। लेकिन वर्तमान समय में भी अभी तक ये कोई नहीं बता पाया है, कोई भी केमिस्ट्री ऐसा नहीं बता पाया कि हीलियम को यहाँ पे ही क्यों रखा जाए या फिर यहाँ पे ही क्यों रखा जाए। ये अभी तक लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन की तरह है कि हीलियम यहाँ पे मतलब कुछ प्रॉपर्टी तो शो करता है, इसके रीज़न हैं, पर उतने बेसिक रीज़न नहीं मिल पाए हैं अभी तक कि हीलियम यहाँ पे ही क्यों रखा जाए। कुछ ऐसे भी रीज़न है जिसको मैं एस ब्लॉक के पहले वर्ग में भी रख सकती हूँ। हीलियम के ऐसे कुछ भी मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप दीर्घाकार आवाज सारणी में आप ये पढ़ सकते हो, इसके आप मतलब प्रॉपर्टी को जान सकते हो। यहाँ पे देखिए आप 18 तत्व हैं, 7 आवर्त हैं। दीर्घाकार आवाज सारणी में पहले दूसरे वर्ग को एस ब्लॉक कहा जाता है, और यहाँ से लेकर 13 से लेकर के 18 तक के वर्ग को मतलब पी ब्लॉक में रखा गया है। और जबकि ये सारे जितने भी बचे हैं ये संक्रमण धातुएं कही जाती हैं, और संक्रमण तत्व कहे जाते हैं, सॉरी, और ये डी ब्लॉक में आते हैं। और जबकि ये जो है ये नीचे वाले ये एफ ब्लॉक में